हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की ई बुक, या इसको आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स है। ये बुक है, पूरा डिटेल है टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है, इससे आप चाहें तो नोट बना सकते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये हम आपको फ्री बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको पूरा पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। और फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारे जो आने वाले पार्ट हैं इकोनॉमिक्स की बुक के, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि आपको इस चीज़ की कितनी और रिक्वायरमेंट है और आप क्या जो है देखना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से मांग विश्लेषण यानी डिमांड एनालिसिस। तो मांग विश्लेषण में मांग एवं मांग की लोच सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मांग क्या है, देखिए, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। मांग प्रभाव पूर्ण इच्छा होती है, जिसमें निम्न तत्वों का सम्मिलित होना आवश्यक है। क्या क्या ज़रूरी होता है एक प्रभावपूर्ण मांग के लिए, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको आप जो चाहें तो इसको अच्छी तरीके से, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मांग किसको कहा जा सकता है। प्रभावपूर्ण मांग तो वह वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को क्रय हेतु साधनों की उपलब्धता, साधनों को व्यय करने की तत्परता, वस्तु की कीमत तथा समय, ये होंगी तो ही जो है मांग प्रभावपूर्ण इच्छा होगी। ठीक है। किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष में किसी दिए हुए मूल्य पर क्रय की जाती है। फिर देखिए, फिर जो है मांग फलन क्या होता है फ्रेंड्स। मांग फलन किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इसका सूत्र भी दिया गया है, dx इक्वल टू एफ, यानी फंक्शन जो हो जाएगा px pr/y/t। अब देखिए, यहाँ पे कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में भी आता है कि px क्या है या pr क्या है। तो इसके लिए आपको ये डिटेल पढ़ना है, जहाँ dx वस्तु x की मांग, px वस्तु x की कीमत, pr संबंधित वस्तुओं की कीमतें, y जो है उपभोक्ता की आय और t उपभोक्ता की रुचि, अधिमान एवं आदतें हैं। फिर है मांग के प्रकार। देखिए, मांग कितनी प्रकार की होती है। कीमत मांग, आय मांग और प्रति मांग, ये 3 प्रकार की मांग होती है। फिर है dx इक्वल टू एफ पी एक्स, ये जो है कीमत मांग का सूत्र है। कीमत मांग जो है उसका सूत्र है dx इक्वल टू पी एक्स। आय मांग का है dx इक्वल टू एफ वाई। अब देखिए, यदि वाई पी आर टी स्थिर है, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। ये देखिए, ये जो कीमत मांग का यहाँ पर दर्शाया गया है आपको। फिर आय मांग, यदि पी एक्स पी आर टी स्थिर रहे तो आय के विभिन्न स्तरों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। और प्रति मांग जो है, यदि पी आर वाई टी स्थिर है और दो तरह की होती है, पूरक वस्तु की मांग एवं स्थानापन्न वस्तुओं की मांग। और फिर है पूरक वस्तुएं। अब देखिए, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। तो उसके पहले जान लेते हैं कि पूरक वस्तुएं होती क्या हैं। जब दो वस्तुओं की मांग किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ साथ की जाती है, तब वे पूरक अथवा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं होती हैं। जैसे पेन और इंक, यानी अगर आप पेन लेंगे तो आपको इंक की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है। अगर आप बैट लेते हैं क्रिकेट का तो आपको बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक दूसरे के पूरक हैं ये। ठीक है। अगर आपने जूता लिया है तो अगर आपने मौजा लिया है तो भी आपको जूता लेना पड़ेगा, अगर जूता लिया है तो भी मौजा। तो ये एक तरीके की जोड़ी बनती है। तो ये हैं पूरक वस्तुएं, जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। फिर स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तु एक दूसरे के बदले के प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे चाय एवं कॉफ़ी, गुड़ एवं चीनी आदि। जैसे कि अगर आपके पास चाय का रेट ज़्यादा हो गया है लेकिन कॉफ़ी का रेट कम है, तो आप क्या करते हैं, चाय की मात्रा आप कम खरीदते हैं और कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा खरीदते हैं। मान लीजिए गुड़ की कीमत जो है कम हो जाती है और चीनी की मात्रा बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, गुड़ की मात्रा ज़्यादा खरीदेंगे। तो यानी आप उसको स्थानापन्न कर देते हैं।
ठीक है। मांग का नियम है अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग का नियम, ये जो इसकी मान्यताएं दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। P इक्वल टू 1/x, यानी वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग अन्य बातों के समान रहने का अर्थ है y, p और t में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना ना हो। फिर है सामान्य वस्तु के संबंध में मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, यानी सामान्य वस्तुएं जो होती हैं उसमें मांग वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। फिर है मांग वक्र कि नीचे गिरने के क्या कारण है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है। क्योंकि सीमांत ह्रास नियम लागू होता है। कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न आय प्रभाव। इसी तरीके देखिए, व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के मांग के फलस्वरूप अन्य किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो इसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। जैसे कि आप कोई उत्पादन करना चाहते हैं और उस उत्पादन के लिए आपको दूसरे माल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों को जो है व्युत्पन्न मांग कहते हैं, यानी किसी की मांग की वजह से दूसरों की मांग बढ़ जाना। जब एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में लगाया जाता है उसको सामूहिक उत्पादन मांग उत्पन्न करते हैं, जैसे कोयला और बिजली। देखिए बिजली का देखिए सामूहिक मांग का मतलब हुआ कि उसको कई तरीके से यूज़ करना। बिजली कमर्शियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक घर के लिए अलग यूज़ कर सकते हैं, बिजली के कई यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरीके कोयला है अलग, आप देखिएगा अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, तो उसकी एक सामूहिक मांग होती है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर डायग्राम्स हैं, यहाँ वो बनाए गए हैं। सामान्य वस्तु मांग बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है और जो श्रेष्ठ वस्तु की आय मांग है वो कहाँ से कहाँ होगी, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। इसी तरीके ये डायग्राम अगर आप याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सामान्य वस्तु बाएं से दाएं, श्रेष्ठ वस्तु बाएं से दाएं ऊपर की तरफ, निम्न कोटि की बाएं से दाएं नीचे की ओर, स्थानापन्न की बाएं से दाएं ऊपर की ओर। पूरक वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। अच्छा, किन दशाओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। किन दशाओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुएं, अनिवार्यताएं, भविष्य में वस्तु के दुर्लभ होने की आशंका तथा आय, फैशन, रुचि आदि घटकों में परिवर्तन। तो ये है मांग के नियम का अपवाद प्रस्तुत करता है। फिर गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, ये विशिष्ट प्रकार की हीन वस्तुएं होती हैं जिनमें ऋणात्मक आय प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। अब देखिए गिफिन वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। फ्रेंड्स, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। और हीन वस्तुएं क्या होती हैं, जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्बल होता है लेकिन मांग का नियम क्रियाशील रहता है। मांग एवं आय में संबंध जो बताता है, जैसे एंजल वक्र भी पूछा जाता है। एंजल वक्र क्या होता है, आय मांग वक्र को एंजल वक्र भी कहा जाता है। यह वक्र इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। अब देखिए सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर, घटिया तथा निम्न वस्तुओं का मांग वक्र दूसरे नंबर पे देखिए, इसमें बाएं से दाएं नीचे की ओर। देखिए हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। सामान्य वस्तु मांग वक्र, श्रेष्ठ वस्तु आय मांग वक्र, निम्न कोटि स्थानापन्न वस्तु का मांग वक्र, पूरक मांग वक्र। ये है घटिया वस्तु का या निम्न वस्तु का देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हीन वस्तु दो तरीके की हैं। एक हीन वस्तु गिफिन वस्तुओं में आती हैं और एक होती है जिसमें कि मांग का नियम क्रियाशील होता है, और एक जो गिफिन वस्तु होती है उसमें मांग का नियम नहीं क्रियाशील होता है। ठीक है। अब ये देखिए थर्ड वाला, ये जो पीछे की ओर मुड़ रहा है, ये क्या है, इसमें खाद्य एवं अन्य अनिवार्य वस्तुओं का आय मांग वक्र है, जो ये स्पष्ट करता है कि प्रारंभ में जब आय में वृद्धि होती है तो अनिवार्य वस्तु की मांग बढ़ती है, परंतु एक सीमा के पश्चात आय की वृद्धि इन वस्तुओं के मांग में वृद्धि नहीं करती। ये आवश्यक वस्तुओं का जो है मांग वक्र है।
फिर देखिए मांग में विस्तार एवं संकुचन, ये डायग्राम है मांग में संकुचन एवं मांग का विस्तार। मांग में संकुचन होगा तो ये बाईं तरफ खिसकेगा, मांग में विस्तार होगा तो ये दाईं तरफ खिसकेगा। जब कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैसे जैसे प्राइस, देखिए ये देखिए प्राइस कम हुआ वैसे वैसे मांग का विस्तार हुआ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, जैसे इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में भी P2 हुआ यानी कि मांग का विस्तार हो गया क्योंकि जो है कीमत कम हो गई, और P हुआ तो ये संकुचन हो गया, P1 पे संकुचन हो गया। फिर है मांग में वृद्धि एवं कमी, ये तो था विस्तार एवं संकुचन। अब है मांग में वृद्धि एवं कमी, यानी कि यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, इसमें है कि कीमत में परिवर्तन होना चाहिए विस्तार एवं संकुचन में, इसमें है कि कीमत में परिवर्तन ना हो, अन्य तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन हो जाए। अब वो अन्य तत्व क्या हैं? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशंका, ये जो है मांग में वृद्धि करती है और ये मांग में कमी करती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है स्थानांतरित होता है। मांग में वृद्धि अगर होती है तो मांग वक्र दाहिने स्थानांतरित हो जाता है, और मांग में कमी होती है तो जो है बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है। देखिए D1 D इसमें देखिए और इसमें देखिए। फिर है मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच मांग के नियम की परिमाणात्मक व्याख्या है। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में होने वाले परिवर्तन को ही मांग की लोच कहा जाता है। अन्य शब्दों में मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की दर की ओर संकेत करती है। अब फ्रेंड्स इसका जो है सूत्र देख लीजिए। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच में प्रयुक्त माइनस चिन्ह इस बात का संकेत करता है कि कीमत एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड, जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा क्या चीज़ समझ में नहीं आई है आपको। फिर है मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में परिवर्तन अधिक हो रहा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। देखिए इसमें जो है पहले डायग्राम में यही दिखा रहे हैं कि जब है कीमत में परिवर्तन कम हुआ है यानी P से P हुआ है, लेकिन जो है उसके अपेक्षा मांग बढ़ गई है, AB हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? इकाई से अधिक। जब कीमत और मांग में परिवर्तन समान अनुपात में हो तो यानी बराबर होती है तो इकाई के बराबर हो गया। जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में कम परिवर्तन होता है तब मांग की लोच बेलोच होती है अथवा इकाई से कम होती है। देखिए कम हुआ है, अगर कीमत में परिवर्तन हुआ है तो मांग में कम परिवर्तन हुआ है लेकिन कम परिवर्तन हुआ है तो इकाई से कम। और जब कीमत में परिवर्तन की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो कीमत चाहे बढ़े या घटे मांग यथावत रहती है। ये मांग पूर्णतः बिलोचदार होती है, इसे शून्य लोचदार मांग भी कहते हैं। देखिए शून्य लोचदार यानी इस तरीके से आप देखिए। और जब स्थिर कीमत पर मांग की मात्राएं परिवर्तित रहती हैं तब मांग पूर्णतः लोचदार होती है। ये पूर्णतः लोचदार मांग का वक्र है तो इसे अनंत लोच पर मांग कहते हैं। ये पूर्णतः लोचदार मांग है और ये शून्य लोचदार यानी कि बेलोचदार। ये देखिए जब ये जो है पूर्णतः बेलोचदार है यानी कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध में लोचदार। और ये जो है अगर पूछा जाता है कि जो है बेलोचदार, देखिए बेलोचदार मांग वक्र किस तरीके का होता है और जो है लोचदार किस तरीके का होता है। ये लोचदार है तो आप बता सकते हैं किस तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है।
फिर है मांग की लोच को मापने की विधियाँ। कुल आगम अथवा व्यय रीति मार्शल द्वारा दी गई थी। और देखिए इसमें भी इसी तरीके है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिर है ज्यामितिक अथवा बिंदु विधि। इस विधि द्वारा मांग वक्र के किसी बिंदु पे मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है और स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु पर मांग वक्र ढाल के बराबर होता है। और इसमें जो है मांग की लोच का जो सूत्र है कि निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग, ठीक है। इसी तरह मांग वक्र के अन्य बिंदु पर भी मांग की लोच उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के निचले भाग को ऊपर वाले भाग से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। मांग की लोच की गणितीय विधि, यानी ये देखिए फॉर्मूला है इसका, मांग की लोच की गणितीय विधि का। अब स्मरणीय तथ्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा इस चैप्टर के बारे में क्या है इसमें। आवश्यक वस्तु की मांग बेलोचदार, आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार और विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। यानी आवश्यक जो वस्तुएं हैं जैसे नमक हो गया, अनाज हो गया, इनकी मांग बेलोचदार हो गई। आरामदायक वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी मांग लोचदार हो गई। विलासिता की वस्तुएं, अब जैसे जिनको बहुत जो है ज़्यादा जिस पे व्यय करते हैं, जैसे कि कार वगैरह हो गई है ना, तो वो विलासिता की वस्तुएं हो गई, तो उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। ये सब मल्टीपल क्वेश्चंस में आते हैं। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। जिन वस्तु पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है। जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे देखिए नमक सस्ता होता है तो उसकी जो मांग बेलोचदार हो गई, और कार लेने जाएंगे 10-15 लाख की कार होगी तो उसकी जो मांग होगी वो लोचदार होगी। फिर है पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। बेलोचदार यानी कि अगर आपने पेन खरीदा है तो इंक खरीदना ही पड़ेगा, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी आप खरीदेंगे, तो उसकी मांग बेलोचदार हो गई। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होगी, जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी मांग की लोच उतनी ही बेलोच होगी। इसके विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। अब देखिए मांग की आड़ी लोच, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम मूर ने प्रस्तुत किया और वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट टर्फिन ने द थ्योरी ऑफ वैल्यू में की थी। अब इसका सूत्र भी देख लीजिए। वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के स्वरूप एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन जो होता है उसे ही मांग की आड़ी लोच कहते हैं। असंबद्ध एवं स्वतंत्र वस्तुओं की आड़ी लोच शून्य, पूरक वस्तुओं की आड़ी लोच ऋणात्मक और स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच धनात्मक होती है। अब ये देखिए आड़ी लोच के बारे में बात करी गई है, इनका भी देख लीजिए किस तरीके का वक्र होता है। स्वतंत्र वस्तुओं की आड़ी लोच शून्य, पूरक वस्तुएं जैसे भी हमने बताया पेन या इंक हो गया, इनकी लोच जो है ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच जो है वो धनात्मक होती है। अब देखिए इसका पूरक वस्तुओं का बाएं से दाएं नीचे, स्थानापन्न की आड़ी लोच धनात्मक होती है, यानी बाएं से दाएं ऊपर को चढ़ता हुआ होता है। स्वतंत्र वस्तुओं की इस तरीके की होती है, वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मांग की आय लोच यह अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया को बताता है। ये मांग की आय लोच है, यानी आय में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर मांग में जो परिवर्तन होगा उसे ही, यानी आय का परिवर्तन जो है, आय में जो अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उसी का असर मांग की आय लोच पर पड़ेगा। फिर उल्लेखनीय बातें देखिए, ये विलासिता की वस्तुओं में आय की लोच इकाई से अधिक, क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय में वृद्धि का अधिक भाग खर्च होता है, जैसा भी हमने आपको बताया, ठीक है। आरामदायक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं इसकी इकाई से कम किंतु शून्य से अधिक होती हैं। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक है, जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो इनकी लोच शून्य यानी बेलोचदार होती है।
निम्न घटिया वस्तु के संबंध में आय लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। अब मांग की आय लोच की अन्य विधियाँ भी दी गई हैं। देखिए, आय में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो अनुपातिक परिवर्तन है, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति के फलस्वरूप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है। प्रतिस्थापन की मांग लोच दी गई है। प्रतिस्थापन की मांग लोच ये बताती है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात परिवर्तन होने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाएगा, तो ये होगी प्रतिस्थापन की मांग लोच, यानी दोनों वस्तुओं की कीमत के में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप दो वस्तुओं की उपभोग की मात्राओं के अनुपात में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें, इनको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो इनकी आड़ी लोच किस तरीके होगी। देखिए, अभी हमने आपको बताई धनात्मक, इस तरीके से ये पूरा दिया गया है। कीमत लोच, आय लोच तथा प्रतिस्थापन लोच के बीच निम्न संबंध होता है, इसको देख लीजिए। अब पूर्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पूर्ति किसी वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होता है। संयुक्त पूर्ति क्या है? जब एक ही स्रोत से दो या दो से अधिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं तब संयुक्त पूर्ति कहलाती है, जिसे गेहूँ भी मिलता है और भूसा भी मिलता है। सामूहिक पूर्ति, जब किसी वस्तु विशेष की पूर्ति विभिन्न प्रतियोगी स्रोतों से की जाती है तो सामूहिक पूर्ति कहलाती है। शक्ति की आपूर्ति बिजली, कोयला तथा जल से होती है। पूर्ति का नियम, वस्तु की कीमत एवं पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है और मांग और कीमत में ऋणात्मक, उसमें आपको हमने बताया था। पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन एक ही पूर्ति वक्र पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन कितने वक्र पर होता है, तो एक ही वक्र पर होता है ये। पूर्ति की लोच परिमाणात्मक माप प्रस्तुत करती है और इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के स्वरूप पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति की लोच के प्रकार, वहाँ आपने पहले चैप्टर पढ़ा मांग का। मांग ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मांग का नियम ज़्यादा पूछा जाता है। पूर्ति की लोच के प्रकार दिए गए हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली बेलोचदार होती है। टिकाऊ वस्तु पूर्ति लोचदार होती है। पूर्ति की लोच पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादकों के पास समय जितना कम होता है, पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक बेलोच होती है। पूर्ति की कीमत श्लोक धनात्मक होती है, क्योंकि वस्तु कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखिए, अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपने ध्यान से उस चीज़ को पढ़ा होगा, आपने पूरी बात, हमारा पूरा लेक्चर सुना होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और समझ भी और अच्छे से समझ जाएंगे। मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था? आवश्यकता अथवा प्रभावी इच्छा, निश्चित कीमत, निश्चित समयावधि। ठीक है, ये सभी वे वस्तु जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है, किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो वह है पूरक वस्तु। फिर है मांग के नियम की प्रमुख मान्यता कौन सी है? उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, अन्य संबंधित वस्तु कीमतें स्थिर होनी चाहिए, समय एवं परिस्थितियां समान रहती, ये सभी। वह सूची जो विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्रा को प्रदर्शित करती है, वो सूची क्या कहलाती है? मांग सूची। संयुक्त मांग के उदाहरण हैं पेन और इंक। बेलोच मांग निम्न में से कौन सी वस्तु में है? अनाज। सी आंसर सही है। यदि ए वस्तु की मांग बढ़ने से बी वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है तो ए और बी वस्तु परिपूरक है। प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक आकृति लेता है। एक वस्तु की मांग निर्धारित होती है, किससे निर्धारित होती है? स्वतंत्र चरों से। मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मार्शल ने। मांग में सम्मिलित होती है साधन उपलब्धता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पूरा देखिए चैप्टर हमने आपको रिवाइज करा दिया है। पूरा लेक्चर, पूरा जो है आपको हमने वीडियो दिखा दिया है। आप आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। आप कंटिन्यू इसको देखेंगे, आपको बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा जो है आपका इकोनॉमिक्स इसी से ही कंप्लीट हो जाएगा।
सब कुछ इसी में ही वीडियो में जो हम आपको देते जाएंगे, पार्ट 1 2 करके डेली बेसिस पे आप वो देखते रहेंगे। इकोनॉमिक्स की तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आपको और जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपने अच्छे से देख लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।